नई सुबह प्रेजेंट्स वीकली न्यूज राउंड अप। टॉप स्टोरीज। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के नताइज और धांधली के इल्जामात। गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली की 24 नशिस्तों के गैर हतमी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तों के साथ सबसे आगे है, जबकि मुस्लिम लीग नून ने 6 नशिस्तें हासिल की हैं। दूसरी तरफ PTI और दीगर सियासी जमातों ने इंतखाबी अमल को मुस्तरद करते हुए बड़े पैमाने पर धांधली के इल्जामात आयद किए हैं और एहतजाज का ऐलान किया है। वफाकी बजट 2026-27 तातुल का शिकार। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल NEC का इजलास एक बार फिर मुलतवी कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत और सूबों के माबैन NFC अवार्ड्स के हिस्सेस मुंजमद करने और 1 ट्रिलियन रुपए से जायद के खुसूसी फंड्स पर इत्तफाक राय न होने के बायस बजट की तारीखें गैर यकीनी हो गई हैं। सोमाली कज़ाकों से पाकिस्तानी अमले की रिहाई की कोशिशें। वजीर समंदरी उमूर और वजीर खारजा इसहाक डार के दरमियान अहम राबिता हुआ है, जिसमें अप्रैल से सोमाली कज़ाकों के कब्जे में मौजूद पाकिस्तानी मल्लाहों की बाहिफाजत रिहाई के लिए सोमालिया के सफारत खाने के ताउन से की जाने वाली कोशिशों का जायजा लिया गया। ईरान का ऑपरेशन नसर और इसराइल पर बराह रास्त मिसाइल हमले। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने इसराइल के 2 अहम स्ट्रेटेजिक एयर बेसिस नेवतीम और तिल नूफ पर ऑपरेशन नसर के तहत मिसाइल हमले किए हैं। IRGC के मुताबिक ये हमला उनके रेडार साइट्स पर होने वाली इसराइली जारहियत का जवाब था। खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ने आज ऐलान किया है कि फिलहाल मजीद हमले रोक दिए गए हैं, लेकिन अगर इसराइल का लबनान पर दोबारा हमला हुआ तो इससे भी ज्यादा शदीद रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। एटमी हथियारों पर रिकॉर्ड आलमी अखराजात की रिपोर्ट। जनेवा से जारी करदा एक नई रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की 9 जौहरी ताकतों ने अपने एटमी हथियारों पर रिकॉर्ड 118.8 अरब डॉलर्स खर्च किए हैं, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 19% ज्यादा हैं। इस दौड़ में अमेरिका, चीन और बरतानिया सबसे आगे हैं। टेक अपडेट्स। जापान में साइंसदानों ने एक अल्ट्रा स्मॉल सर्जिकल रोबोट डेवलप किया है जो बीज के साइज जितना छोटा है। ये रोबोट इंसानी जिस्म के अंदर जाकर मेडिसिन डिलीवर कर सकता है और छोटे सर्जिकल प्रोसीजर्स में मदद कर सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजी बड़ी सर्जरीज की जरूरत को कम कर सकती है। यूरोप में स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम्स का नया ट्रायल शुरू किया गया है। ये सिस्टम रोड्स पर ट्रैफिक को रियल टाइम में मॉनिटर करता है और ट्रैफिक लाइट्स को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फ्यूचर में इस टेक्नोलॉजी की वजह से ट्रैफिक जैम्स में नुमाया कमी आ सकती है। अमेरिका में साइंसदानों ने एक नई फोटोनिक चिप डेवलप की है जो फोटोन्स के जरिए डाटा प्रोसेस करती है। ये न्यू चिप ट्रेडिशनल इलेक्ट्रॉनिक चिप्स के मुकाबले में ज्यादा स्पीड से काम कर सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजी सुपर फास्ट कंप्यूटर्स की बुनियाद बन सकती है। और आखिर में आपको बताते चलें कि जापान में होटल्स के अंदर सर्विस रोबोट्स का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। ये रोबोट्स कस्टमर्स का ऑर्डर लेते हैं और खाना टेबल्स तक पहुंचा देते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल सकती है। स्पोर्ट्स अपडेट्स। टेस्ट कैप्टन शान मसूद का मुस्तकबिल अब तक गैर यकीनी है। शान मसूद की कप्तानी में पाकिस्तान 16 में से 12 मैचेस हारा, मगर उनकी जाती बैटिंग कारकर्दगी बेहतर रही। शान मसूद ने 16 टेस्ट मैचेस में 2 सेंचुरीज और 10 हाफ सेंचुरीज की मदद से 1064 रन बनाए। कप्तानी में मुतबादिल के तौर पर ऑलराउंडर सलमान अली आगा का नाम मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आया है। सलमान अली आगा को सिलेक्शन कमेटी की हिमायत हासिल है, मगर उन्होंने इंग्लैंड में कोई टेस्ट मैच नहीं खेला। शान मसूद के पास इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैचेस खेलने का तजर्बा मौजूद है। इंग्लैंड के मुश्किल टूर पर शान मसूद की जगह नए कैप्टन को लाना PCB के लिए बड़ा चैलेंज होगा। पाकिस्तान ने डायमंड जुबली इंटरनेशनल फुटबॉल का टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। मालदीव में खेले गए 4 नेशन टूर्नामेंट के फाइनल में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 0-2 की शिकस्त दी। पाकिस्तान ने 64 साल के बाद पहली मर्तबा किसी आजाद इंटरनेशनल टूर्नामेंट का फाइनल जीता है। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव्स की टीम ने हिस्सा लिया था। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी टीम को मुबारकबाद दी और इसे तारीखी फतह करार दिया है। उन्होंने कहा
کہا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا باضابطہ انٹرنیشنل فٹ بال ٹورنامنٹ ٹائٹل ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے بھی ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ یہ جیت پاکستان فٹ بال کے نئے دور کا آغاز ہے۔ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم نے 21 سال کے بعد آسٹریلیا کے خلاف فتح حاصل کر لی۔ 3 میچز کی سیریز کے پہلے او ڈی آئی میچ میں بنگلہ دیش نے آسٹریلیا کو ڈی ایل ایس میتھڈ کے تحت 86 رن سے ہرا دیا۔ میرپور میں کھیلے گئے میچ میں آسٹریلیا نے ٹاس جیت کر پہلے بنگلہ دیش کی ٹیم کو بیٹنگ کی دعوت دی۔ بنگلہ دیش نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 284 رنز کا بڑا اسکور کھڑا کر دیا۔ 285 رنز کے ہدف میں آسٹریلیا کی ٹیم مشکلات کا شکار رہی اور 43ویں اوور تک 191 رنز پہ 9 وکٹیں گوا بیٹھی تھی۔ بارش کی وجہ سے یہ میچ روکا گیا تھا جو دوبارہ شروع نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے ڈی ایل ایس میتھڈ کے تحت بنگلہ دیش کو ونر قرار دے دیا گیا۔ Weather updates. پنجاب پچھلے ہفتے زیادہ تر علاقوں میں شدید گرمی اور ہیٹ ویو رہی، خاص طور پر ساؤتھ پنجاب میں لاہور، ملتان اور ڈی جی خان سائٹ پر درجہ حرارت نارمل سے زیادہ رہا۔ پی ایم ڈی کے مطابق کچھ اپر ایریاز میں ہوائیں اور ہلکی گرج چمک ریکارڈ کی گئی۔ سندھ کراچی میں گرم اور ہب زدہ موسم رہا، جبکہ اندرون سندھ، سکر، جیکب آباد، لاڑکانہ اور تھرپارکر میں شدید گرمی اور ہیٹ اسٹریس ریکارڈ کیا گیا۔ این ڈی ایم اے نے بھی سندھ میں ہیٹ ویو ایڈوائزری جاری کی تھی۔ خیبر پختونخوا کے پی کے میدانی علاقوں میں گرمی رہی، لیکن اپر کے پی کے، سوات، چترال، دیر اور ایبٹ آباد میں کچھ مقامات پر بادل، تیز ہوا اور ہلکی بارش ریکارڈ کی گئی۔ بلوچستان زیادہ تر علاقوں میں گرم اور خشک موسم رہا۔ سبی اور سینٹرل بلوچستان میں ہیٹ ویو کنڈیشن زیادہ ریکارڈ کی گئیں۔ کچھ ایریاز میں ہلکی بارش رپورٹ ہوئی۔ گلگت بلتستان جی بی میں موسم نسبتاً بہتر رہا۔ پی ایم ڈی اور این ڈی ایم اے کے مطابق کچھ پہاڑی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور تیز ہوائیں ریکارڈ ہوئیں، جس کی وجہ سے لینڈ سلائڈنگ کی نوٹیفیکیشن بھی جاری کی گئیں۔ آزاد کشمیر میں جزوی ابرآلود موسم رہا اور کئی علاقوں میں ہلکی سے درمیانی بارش ریکارڈ کی گئی۔ یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا۔ اپنی آراء کے اظہار کے لیے کامنٹ کیجیے یا ڈسکرپشن میں دیے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجیے۔